नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बड़ा खुलासा किया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तय किया है। इससे सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी ने लगातार चुनौती दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के बाद चर्चा में बने हुए और ऐसे में उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर संसद में हर भारतीय की आवाज उठाएंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे और एनडीए सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें चिंटू और मुकेश के नाम शामिल है, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से रिमांड पर लेने की मंजूरी मिली है। सीबीआई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की बेंच ने सुनवाई के बाद यह अनुमति दे दी। सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अदालत में अर्जी लगाई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर ना आए। उन्होंने कहा कि ये सब तानाशाही और आपातकाल के समान है। आपने कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी तो भाजपा घबरा गई और उन्हें फर्जी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार को राजस्थान के भाजपा सांसद पहुंचे। इस दौरान शेखावत ने कहा कि हम जनसेवा के लिए हर स्थिति परिस्थिति में एकजुट रहते हैं। शेखावत ने कहा कि देशभक्तों की भूमि राजस्थान से लोकसभा सदस्यों का मेरा दिल्ली आवास पर आना हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विशेष सानिध्य रहा। शेखावत ने कहा कि अपनों का स्वागत सत्कार कर मुझे बहुत खुशी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आदित्य राज सैनी और उसके नौकर पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे मिले किशोरी का शव के मामले में परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का हत्या करने का आरोप लगाया था। राजस्थान के राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए हितक योजनाओं का निर्माण ही न करें बल्कि वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहयोगी बनने का भी आह्वान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने नीट पेपर लीक केस को लेकर एक बार फिर से एनडीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये एंट्रेंस एग्जाम हजारों करोड़ रुपए का व्यापार बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ साथ आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच महाविकास आघाड़ी चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। आज रात 8 बजे होटल ताजलैंड में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगी। गुरुवार से शुरू हो रहे मानसून अधिवेशन के संदर्भ में आज ये बैठक हुई। ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। कमेंट में हमारी खबरों और रिपोर्ट्स के बारे में अपनी राय भी जरूर दें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 18वीं लोकसभा के लिए पहले सत्र में आज का दिन खास था क्योंकि करीब 50 साल बाद लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव था। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया। लेकिन स्पीकर चुनाव में अचानक इंडिया की रणनीति ने सरकार को हैरान कर दिया। तो कौन बना लोकसभा स्पीकर, देखिए इस रिपोर्ट में। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला को सत्ता पक्ष की तरफ से उतारा गया था लेकिन उनकी जीत को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। स्पीकर चुनाव में इंडिया ने सरकार को बता दिया कि इस बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी बल्कि वो होगा जो इंडिया और देश की जनता चाहती है। स्पीकर चुनाव में इंडिया गठबंधन चाहता तो वोटिंग की मांग कर सकता था लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। उसने स्वीकार कर लिया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ आसन तक लेकर पहुंचे। दरअसल स्पीकर
पद के लिए हुए चुनाव को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ चर्चा में डिप्टी स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पाले में आता है। इसे लेकर विपक्ष ने स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। इंडिया गठबंधन ने सरकार को मैसेज दिया कि इस बार वो बेहद ताकतवर है, जरूरत पड़ने पर वो अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। साथ ही दलित उम्मीदवार आगे करके कांग्रेस ने मैसेज दे दिया कि बीजेपी दलित सांसद को स्पीकर नहीं बनने देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने पहले दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया और अब स्पीकर भी बनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां बीजेपी की जीत को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है, तो वहीं ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर विपक्ष की तरफ से भी तंज कसा गया, तो बड़ी मांग भी की गई। इसके साथ ही विपक्ष की ताकत का भी एहसास करा दिया गया। तो कैसे विपक्ष के तेवरों से दबाव में दिख रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को सदन के विशेष सत्र के तीसरे दिन ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला के ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष बनते ही सदन में मौजूद तमाम दलों के प्रमुख सांसदों ने बिरला को बधाई दी। वहीं विपक्ष ने बधाई की औपचारिकता पूरी करते हुए सदन में अपनी ताकत का परिचय भी दे दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सदन में विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। अगर सरकार के पास राजनीतिक ताकत है तो हमारे पास जनता की आवाज है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर का अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पर भी आपका अंकुश हो। तो शिवसेना यूपीटी सांसद सावंत आक्रामक नजर आए। उन्होंने याद दिलाया कि 17वीं लोकसभा में जब महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे थे तब सावंत निष्कासन झेल रहे थे। उन्होंने मणिपुर किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दों को भी उठाया। सावंत के बाद सुप्रिया सुले का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड न किया जाए और खुली बातचीत का विकल्प हमेशा ही खुला रहेगा। इसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में आपातकाल की आलोचना कर सदन को 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहा, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे साफ है कि बीजेपी अपना पुराना रवैया नहीं बदलने वाली है। तो वहीं विपक्ष ने भी बधाई देने के साथ साथ अपनी बातों से सदन में अपनी ताकत का परिचय देने का काम किया है। विपक्ष के तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी की नहीं चलेगी। तो वहीं राहुल के बढ़ते दबदबे ने मोदी सरकार की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। आज संसद में राहुल गांधी नए तेवर में दिखे। राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। लेकिन ये रिपोर्ट कौन है राहुल गांधी, इसका जवाब प्रधानमंत्री और बीजेपी को मिल गया, क्योंकि राहुल गांधी अब केवल एक सांसद नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और राहुल को अब वो संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं जो सत्ताधारी दल के फैसले को रोक भी सकती है। अब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त, सीबीसी जैसे तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति लेना जरूरी होगी। राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो मोदी सरकार पर नजर रखने का काम करने वाली है। मोदी सरकार के खर्चे पर अब राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे। वैसे प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। पहली बार ऐसा होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसले में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। इसके अलावा राहुल भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। वैसे इस बार के चुनाव परिणाम से बहुत कुछ साफ हो चुका है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी को उनके इस सवाल का जवाब मिल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कौन है, और अब देश की जनता ने बता दिया कि आखिर राहुल गांधी कौन है। राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी के मामले में उम्मीद थी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई की एंट्री हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। आज सुबह सीबीआई ने शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी ऐलान कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड मांगी तो केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसियां गलत खबरें प्लॉट कर रही है। मीडिया में खबर चलाई जा रही कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए, ये गलत है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई मीडिया में खबरें प्लॉट कर रही है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है, अगले 3-4 दिन तक ये इसी तरह की चीज प्लॉट करते रहेंगे। इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड किया जाए कि कैसे मीडिया में प्लॉटिंग किया जा रहा है
और बदनाम किया जा रहा है। इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि मीडिया में चीजें टुकड़ों में पेश की जाती है, ये बड़ी दिक्कत है। मीडिया सिर्फ एक लाइन लेती है और उसे चलाती रहती है, मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया और सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए अर्जी और पारित आदेश दिलाए जाने की मांग की जा रही है। तो दूसरे वकील विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा कि हमें मौका तक नहीं दिया गया, हम रिमांड की मांग कर जवाब देना चाहते हैं, इससे कोई आसमान तो गिर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से केजरीवाल के मामले में अचानक सीबीआई की एंट्री हुई और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती तो इस बात की संभावना सबसे ज्यादा थी कि बुधवार को केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी कोशिश में है कि केजरीवाल को राहत ना मिल सके, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। मोदी की कुर्सी संकट में फंसती दिख रही है। नीतीश ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके लिए वो जल्द ही दिल्ली में मीटिंग भी करने वाले हैं। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, इसके संकेत एक बार फिर मिलने लगे हैं और एक बार फिर पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से दूरी बना ली है, तो वहीं नीतीश ने बीजेपी के विरोधी से हाथ मिला लिया है। नीतीश ने दिल्ली में 29 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की हाल ही में झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू सराय से मुलाकात हुई। सरयू सराय पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खुद राज्य के सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और उन्हें हरा भी दिया। अब सरयू सराय नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश बीजेपी को करारी छोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे नीतीश की रणनीति क्या है, इसका खुलासा 29 जून से होने लगा। इस समय संसद का सत्र चल रहा है। वैसे तो ये विशेष सत्र है, सरकार की तरफ से किसी तरह के विधेयक इसमें पेश नहीं होंगे। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रखी है। तो इसके पीछे कई कारण है। पहला तो यह है कि विपक्षी दलों के साथ उनके रिश्तों में जो थोड़ी दूरियां आई हैं, उन्हें पाट लिया जाए, क्योंकि राजनीति में कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए, इसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और नीतीश कुमार के तो पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा नीतीश की नजर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर भी है। बहरहाल ये तो अब 29 जून के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन नीतीश की इस बैठक ने बीजेपी की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी को डराते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र जहां 4 महीने के बाद ही चुनाव होना है, वहीं की खबरें बीजेपी को डरा रही है। एनसीपी गुट के चीफ शरद पवार ने अजीत गुट के लोगों को घर वापसी की हरी झंडी देने का संकेत दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि वो किन लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार के बाद से फूट की खबरें सामने आ रही है। सभी दल एक दूसरे को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार ने बीजेपी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया गया तो वो एनडीए छोड़ देंगे, और अब उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है। अजीत ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अजीत पवार घर वापसी का विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अजीत पवार को महायुति में अलग पड़ता देख उनके कई विधायक भी हटने की तैयारी में है। अजीत पवार के कई विधायकों पर घर वापसी का दबाव है। बता दें कि इनमें से कई विधायक शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। विधायक घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी पार्टी को फायदा होगा उनका स्वागत है, लेकिन शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिनसे पार्टी को नुकसान होगा। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अतीत में पार्टी को नुकसान पहुंचाया उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार को तो पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें दल बदलने के लिए प्रेरित किया उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला किया जाएगा। पवार गुट की एक नेता ने बताया कि दूसरे गुट में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल है। शरद पवार नेताओं को पार्टी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन विधायकों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। शरद पवार की हरी झंडी मिलने के बाद वो घर लौट आएंगे। शरद पवार के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि पवार का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों का समय बचा। ऐसे में एनडीए का टूटना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी के साथ एक और मजबूत सहयोगी फिसलता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अपने पुराने सहयोगियों को कमजोर करने का खेल इस बार भी चलता दिख रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने के आरोप लगाए। तो आखिर कैसे बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी अकाली दल आ गया है बीजेपी के ही निशाने पर, देखिए इस रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद शिरोमणि अकाली दल दो धड़ में बंटती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में 13 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली है, जिसके बाद से पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेताओं की मांग है कि बादल को पार्टी का कमान किसी दूसरे को सौंप देनी चाहिए, जो धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बना सके। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि दूसरी और जिला अध्यक्षों और हल्का इंचार्ज के बादल गुट ने एक प्रस्ताव पारित करवाकर पार्टी नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया है। बादल गुट ने पार्टी में फूट को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बादल गुट का कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों और अवसरवादी तत्वों का इस्तेमाल कर पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पार्टी मुख्यालय की बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो शिरोमणि अकाली दल को पंथ विरोधी ताकतों की कठपुतली नहीं बनने देंगे, लेकिन जो लोग पंथ, पंजाब किसानों और वंचित वर्गों के साथ धोखा करना चाहते हैं वो अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हैं। वही जालंधर में पार्टी की विरोधी गुट की बैठक में 1 जुलाई को अकाली दल बचाओ लहर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। देखा जाए तो बीजेपी इस तरह एक एक करके अपने ही पुराने साथियों को भीतर से तोड़कर उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।